फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये जो वर्ल्ड है इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं और दूसरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस में दो तरीके के लेवल पे करेंगे। एक फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या मतलब हुआ, जिसमें बड़े ऑब्जेक्ट्स आएंगे, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो। और दूसरा है फॉर माइक्रोस्कोपिक, MICRO स्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बेसिकली दो तरीके के फोर्सेस हम लोग कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा है, सॉरी 9th में पढ़ा है, 11th में तो अभी है ही ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जो है आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये दो तरीके के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हुए, मतलब हाई, जब बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो उनके लेवल पे दो तरीके के फोर्सेस हमने पढ़ने। ठीक है, और इनका डिटेल में पढ़ना है। बेसिकली यही फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इनके बाकी सारे जितने भी फोर्सेस हैं वो सब इनसे डराइव होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर आते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, दो फोर्स। ठीक है, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दोनों न्यूक्लियर फोर्स ही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इनको कैटेगरी डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो फंडामेंटल फोर्सेस कितने होते हैं बेटा, कोई बताएगा कितने हो गए? 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं 4 सर। ठीक है, कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड थर्ड वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज स्ट्रॉन्ग थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट वन इज वीक न्यूक्लियर वीक। फोर्स। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। तो अब हम एक एक को थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं आपको। ठीक है, और क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज और थोड़ी बहुत डिटेल में एक एक चीजों को हमको करना जरूरी है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, या फिर आप बाद में भी देख सकते हो, मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे सिर्फ फोकस करता हूँ। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बताओ, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ये कोई भी बॉडी है, दो बॉडीज हैं यूनिवर्स में, कहीं पे भी दो बॉडीज हैं, हम आप भले ही दूर बैठे हो, आप हमारे आपके बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, और वो जो है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट वो हमारे आपके बीच में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वीक भले ही है लेकिन वो एक्ट कर रहा है। हमारे और मून के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो इतना वीक है कि वो फील नहीं हो रहा है। हमारे और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है वो फील होता है। इसीलिए जैसे ही हमको अगर यहां से उठाकर ऐसे ही छोड़ते हैं, मान लो क्योंकि ये पास में है ना इसके, जैसे ही छोड़ते हैं वो क्या करता है, अर्थ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर दो बॉडीज के बीच में लग रहे हैं। ठीक है, तो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि दोनों बॉडीज में मास है, जो दो मास वाली बॉडीज हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स 100% लगेगा। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्लास 9th में आपने पढ़ा था, ये पढ़ा था Gm1m2/r²। अभी इसको डिटेल में पढ़ना है हमें, पूरा डिटेल में, चैप्टर ही है आपके यहाँ ग्रेविटेशन, तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है,
तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैंने बताया। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं बेसिक प्रॉपर्टीज पे चलता हूं। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, आराम से समझेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज कुछ ज्यादा नहीं लेंगे। ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला देखो, ये जो भी फोर्सेस हैं, जो जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, ये वर्ल्ड के मतलब यूनिवर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स होते हैं, नेचर के सबसे वीकेस्ट फोर्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। क्या है बोलो, क्या है बोलो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स फोर्स इन नेचर। अगर कोई आपसे पूछे विच वन इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट फोर्स है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा ये यूनिवर्सल फोर्स है, यूनिवर्सल फोर्स है और ये यूनिवर्स में हर जगह लगता है। ठीक है, अगर दो बॉडीज हैं, सन है, सन के पास में अगर हम गए तो हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, मार्स अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मतलब हर दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और कंडीशन ये है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या होगा, क्या होगा फातिमा परवीन? ऑलवेज अट्रैक्टिव। हाँ, ठीक है, ये क्या है? इट इज यूनिवर्सल यूनिवर्सल फोर्स, फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स लिख देंगे, दोनों में एक चीज में दो चीज आ गई है ना, यूनिवर्सल भी है और अट्रैक्टिव भी है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? रिपल्सिव नहीं हो सकते। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अब ये क्या है, ये नई चीज क्या आ गई? इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या आ गया? देखो, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, अगर फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो ये लिखा था, तो ध्यान से देखो, फोर्स जो है वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आर का स्क्वायर है, इस आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली और डायरेक्टली तो आपको पता है, तो इसलिए ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो थर्ड इसका प्रॉपर्टी क्या हो गई? इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो भाई ये भी हो गया, थर्ड भी हो गया। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज होते हैं। लॉन्ग रेंज कैसे होते हैं? मैंने बताया ना कि हम यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन हमारा फोर्स जो है वो मून के साथ भी लग रहा है, सन के साथ भी लग रहा है। तो इसका मतलब क्या? ये तो बहुत दूर है, फार अपार्ट, वेरी फार अपार्ट फ्रॉम द अर्थ। तो यू कैन सी दिस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई? इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, फिर ये जो है 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये है इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, ये भी एक थोड़ा सा ध्यान समझना। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट की तरफ या किसी लाइन के अलोंग हो, तो अगर कोई फोर्स लाइन के अलोंग होता है तो उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो अगर मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, फिर होता है लास्ट, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी एक नया टर्म आया, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं?
ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि ऐसे फोर्स जिन पे अगर जो वर्क करें, भाई फोर्स है तो वर्क करेंगे। आपको पता है कि अगर हम जैसे पेन है, मार्कर है, इसको उठा के हम इधर तक लाए तो हमें क्या करना पड़ा? वर्क। यहां से यहां तक लाए तो वर्क करना पड़ा ना। तो ये यहां से यहां तक आया क्यों? क्योंकि फोर्स लगा। तो अगर फोर्स लगा और ये यहां तक आया तो इसको बोलते हैं और यहां से यहां तक आ गया तो ये वर्क हो गया। अब कंजर्वेटिव फोर्स का बोलेंगे, हम लोग इसको यहां से यहां तक लेके आए, वो किसी भी रास्ते से लेके आए, ऐसे घुमा के लेके आए, ऐसे घुमा के लेके जाएं, ठीक है, कहीं से भी लेके आए, घुमा के सीधे लेके आए, हर तरीके से इसका जो वर्क डन हो अगर सेम हो तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर है आपके यहाँ, मैंने लिखाया भी था, उस चैप्टर में हम जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हमारा क्या टारगेट है कि हम एक जनरल प्रॉपर्टीज पहले बेसिक लॉस की समझ लें, फिर आगे हम और डिटेल में इनको जानेंगे। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनके द्वारा जो वर्क करते हैं ना, वर्क डन बाय द फोर्सेस विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, मतलब वो किसी भी रास्ते से लेके आए, हम इसको ऐसे भी लेके आए तभी वही वर्क हो, ऐसे भी लेके जाए तभी वही वर्क हो, और ऐसे भी लेके आए तो सेम वर्क हो, तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ले लिया? यस सर। ठीक है, ठीक, अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी प्रॉपर्टीज हम इरेज नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को पहले समझते हैं। ठीक है, ऊपर लिखते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। आपने इसके बारे में हमने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, थोड़ा सा स्कूल में पढ़ाया था आपको। देखो, दो चार्जेस हैं, अगर दो चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, या नेगेटिव नेगेटिव है, तो इनके बीच में फोर्स लगता है। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक आवाज नहीं आ रही सर आपका फोर्स। सर। ठीक है, तो दो चार्जेस, क्या नहीं आ रही है बेटा? अपनी आवाज नहीं लोकेशन, आ रही है सर, कट क्या रही है, कट क्या रही है। अच्छा एक बार अपनी लोकेशन चेंज करके देखो थोड़ा सा। ठीक है, तो आपके network में प्रॉब्लम है सर शायद सर। क्या चीज? बाकी लोगों मेरे से पूछो ना सर, में तो, बाकियों से मेरे में पूछो ना नेटवर्क सर, ठीक आ उनको रहा आ है, रही है कि नहीं आ रही। बाकियों को आ रही है आवाज? थोड़ा कट क्या रहे सर? कट क्या रहे सर आपको सर शायद। थोड़ा सा आवाज कट कर रहा है रहे सर। मेरा नेटवर्क, नहीं थोड़ा सा कट रहा है या बिल्कुल पूरा ही कट रहा है? बीच में पूरा कट रहा है सर। छूट रहा है सर। बेटा नेटवर्क तो मैंने तो एयरटेल पे ही लगा रखा है। अब ठीक आ रही है? अब आवाज ठीक आ रही है? यस सर। यस सर। यस। Yes, sir. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे थे हम, कहाँ? तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब अगर चार्ज मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? बोलो, चार्ज मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? कल बताया था, और कल सॉरी क्लास में बताया था पहले कि अगर चार्ज मोशन में है तो क्या बनाएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग? देखो आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है वो इंटरनल बेसिस पे ही होगा। 10th में भी आपने देख लिया है, और 11th में भी आपका 2 बार पेपर होगा, दोनों पेपर वहां से आएंगे सीबीएसई से। ठीक है, तो आपका बहुत सारा कट रहा है सर, असेसमेंट आवाज सीबीएसई ही करने वाला है डिटेल में। क्या चीज? बहुत कट रहा है सर, आवाज क्या सर। चीज? बेटा आवाज कट रहा है
सबके साथ ये दिक्कत आ रही है या किसी एक के साथ आ रही है? क्योंकि 1 2 3 के साथ आ रही है, क्योंकि बात ये है कि यहाँ से मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद अभी देखेंगे तो अगर लेक्चर सही आ रहा है तो इसका मतलब हम नेटवर्क यहाँ पे ठीक आ रहा है। फिलहाल नेटवर्क तो ठीक है यहाँ पे। बीच में जब आप बोलते हो तब चलो लाइन मैं जो छूट रहे सर, हमें कुछ समझ में बीच बीच में लाइन छूट रहे सर। अच्छा बताओ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? करंट। हाँ सर। करंट। और जब करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरीके से अगर चार्ज मोशन में है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को मिला के हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। ये बेसिकली वीकेस्ट फोर्स नहीं कह सकते इनको, क्योंकि ये मोटिवेटेड। क्या चीज? क्या कह रहे हो? इसको वीकेस्ट नहीं कह सकते, ठीक है, मॉडरेटली होते हैं। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। क्या होते हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी इसका जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो उसमें फॉर्मूला आएगा 1/4πε0। क्लास 12 में पढ़ेंगे हम लोग, Q1 Q2/r²। ये भी जो फोर्स है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ को होता है। ठीक है, तो ये इट इज फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर इसके बाद अब ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, आप रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैग्नेट की बात करें तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट। चार्जेस की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो इस तरीके से ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, वो सेम है। ठीक है, ये भी लॉन्ग रेंज होते हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग रेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज नहीं होते हैं। एक मॉडरेटली कह सकते हो कि एक लिमिटेड रेंज के तक ही इनका इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद सेंट्रल फोर्सेस ये भी होते हैं और ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इस पे ये होगा। अब ये दो थे, ये दोनों के चीजें एक जैसी थी। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, तो उनको थोड़ा ध्यान से देखना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस।
देखो ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये कैसे आते हैं इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट ईयर जो हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियर, एक चैप्टर है न्यूक्लियाई, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमको क्योंकि फंडामेंटल फोर्सेस बता रहे हैं तो हमें बताना जरूरी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनके बीच में फोर्स लगते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, कौन सा होता है, बोलो। न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। अब ये हो गया न्यूक्लियर फोर्सेस। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी, डेफिनेशन तो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नंबर 1, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में। नेचर में जितने भी फोर्सेस प्रेजेंट हैं उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, बहुत छोटा होता है ना। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगते हैं। हाँ, तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। मतलब 1 मीटर के अगर ट्रिलियंस पार्ट भी कर दिए जाएं तो उससे भी छोटा होता है 1 मीटर, एक न्यूक्लियस का साइज, ठीक है। तो ये इनका रेंज क्या होता है, एक छोटी से छोटी जगह पर हमारे, मतलब हम कह भी नहीं सकते, हमारे बाल के भी मिलियंस ट्रिलियंस पार्ट कर दिया जाए, बिलियंस ट्रिलियंस, तब जाके हमको मिलेगा, ठीक है। तो इनकी रेंज जो होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है, शॉर्ट होती है, छोटी होती है। तो ये क्या है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स, ये याद रखना, शॉर्ट रेंज फोर्स। और इनकी रेंज क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो फोर्सेस हैं ये बेसिकली तो अट्रैक्टिव होते हैं एक पर्टिकुलर लिमिटेड तक, लेकिन अगर 10⁻⁻15 से बाहर जाएंगे तो ये अट्रैक्टिव हो जाते हैं। मतलब सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर तो अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन अगर ये रेंज से बाहर जाएंगे, मान लो न्यूक्लियस के बाहर चले गए, थोड़ा सा रेंज ज्यादा हो गई, तो ये रिपल्सिव हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इनके लिए, इट इज बेसिकली attractive force but become repulsive after range less than 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये बेसिक है। और एक इसलिए एक और चीज है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पाई मेसान के एक्सचेंज से जनरेट होता है फोर्स, इसलिए इसको एक्सचेंज फोर्सेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सचेंज फोर्सेस, ठीक है। तो यहां पे लास्ट पॉइंट है, इट इज नोन एज एक्सचेंज फोर्स। अब एक्सचेंज फोर्स क्यों कहते हैं इसके बारे में डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसको समझाओ ना सर। कौन सा, थर्ड पॉइंट, इट इज बेसिकली अट्रैक्टिव वाला। देखो ये जो समझो, यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है, थोड़ी डिस्टेंस पे रहेगा तो ये क्या करेगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे,
लेकिन जब ये बहुत ज्यादा पास आ गए, एकदम पास में आ गए, यहाँ पे आ गया मान लो, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये कहेगा इससे दूर हटो, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब तक ये एक दूसरे से थोड़ा सा पर्टिकुलर डिस्टेंस, मतलब 10⁻15 मीटर की 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस पे रहते हैं, तब तक ये जो है वो अट्रैक्ट होंगे। हाँ, उसके बाद जैसे होगा तो ये रिपल नजदीक आएगा तो बन जाएंगे, रिपेल पहली करेंगे। चीज। दूसरी चीज है, हाँ हाँ रिपेल करेंगे। और उसके बाद एक्सचेंज फोर्सेस क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके बीच में पाई मेसान का एक्सचेंज होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, तो इनसे इसके बीच में पाई मेसॉन्स का एक्सचेंज होता है, इसका एक्सचेंज होता है पाई मेसॉन का। ठीक है, बहुत बड़ी थ्योरी है, इसको पढ़ाएंगे तो एक दिन लगेगा पूरा समझाने में। ठीक है, तो पाई मेसॉन का एक्सचेंज होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, जिसकी वजह से इनके अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस आते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ाएंगे आपको, क्लास 12th में एक चैप्टर है न्यूक्लियाई, वहां डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी हमको सिर्फ बेसिक जानना है कि पढ़ना क्या है आगे। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लास्ट वन है, ठीक है, हो गया। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। ये बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमको दोनों में। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, देखो आपने बीटा पार्टिकल का मिशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में ये ध्यान रखना है कि ये तभी आते हैं जब बीटा पार्टिकल का मिशन हो या न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलते हो। अब ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या है, न्यूट्रिनो पार्टिकल तब निकलते हैं जब बीटा प्लस पार्टिकल का मिशन होता है। ये भी हम लोग नेक्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं कब आते हैं, जब कहीं पर भी न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इन्वॉल्व हो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में। अब न्यूक्लियर रिएक्शन और इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि आगे डिटेल में पढ़ना ही है। ठीक है, तो बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कब आते हैं, जब क्या हो, बीटा पार्टिकल का एमिशन हो, वहां पे आते हैं, या न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इन्वॉल्व हो। ठीक है, फिर आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। सर ये समझ में नहीं है सर। देखो ये नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी आपको ना बीटा पार्टिकल का एमिशन पता है, ठीक है, ना न्यूट्रिनो पार्टिकल पता है, ना एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल पता है। ठीक है, बेसिकली अभी दिमाग में आपको इतना रखना है कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल कुछ होते हैं, क्योंकि अभी अगर हम न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने लगेंगे तो दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, हमको वहां से स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा, और वो एक पूरा चैप्टर है, और अभी आपको वो समझ में भी नहीं आएगा अगर हम पूरा अभी पढ़ा देंगे तो। ठीक है, अभी सिर्फ आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पे ध्यान रखना है जो भी फोर्सेस में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे इस चैप्टर से आपको सिर्फ इतना इसलिए बताया जा रहा है कि हमें आगे ये चीजें पढ़नी है। अभी हमको ये डिटेल में पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर है न्यूक्लियाई, वहां पे रेडियो एक्टिव एमिशन पढ़ेंगे, जहां पे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल का एमिशन पढ़ेंगे, वहां पे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो आएगा, तब वहां पे डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये समझ लो कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दो पार्टिकल होते हैं जो चार्जलेस होते हैं और जिनका रेस्ट मास 0 होता है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। दो पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वैसे ही न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दो पार्टिकल होते हैं। ठीक है, क्लियर, और कोई दिक्कत बोलो बेटा। नो। ठीक है,
हाँ, ये चीजें समझने में दिक्कत आ रही हो तो पूछो, क्योंकि अगर हम इसको डिटेल में न्यूट्रिनो क्या है, एंटी न्यूट्रिनो क्या है, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, वो पूरा एक चैप्टर है, वो 10-15 दिन का एक चैप्टर है, वो आराम से डिटेल में पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के भी देखोगे तो इस चैप्टर में बस इतनी बेसिक चीजें बताई गई हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं लिखा है, उसमें तो प्रॉपर्टीज भी नहीं है, वो सिंपली थोड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर्टीज इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन अगर बनेंगे तो वो उससे आप कर सको। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या है, ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं न्यूक्लियर फोर्स से, 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन, सॉरी उससे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फिर सेकेंड, ये कब आते हैं, इट कम इनटू प्ले when neutrino particles and neutrino and anti-neutrino involve in nuclear reaction। ठीक है, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। ठीक है, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर साइंस में ही एक्ट करते हैं, इट एक्ट ओनली इन न्यूक्लियर साइंस। ठीक है, तो ये बेसिक हैं। ठीक है, इनके बारे में ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस थे, जिनकी कुछ बेसिक चीजें, बस बेसिक ये समझ लो कि आपको नाम जानना है, उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे जाना है, उससे ज्यादा आपको इस पे अभी फोकस नहीं करना है। आगे डिटेल में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आगे नहीं पढ़ना है, आगे एक पूरा चैप्टर ही है, जब चैप्टर आएगा तब मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ बेसिक लॉज हैं जिनको समझना जरूरी है। लास्ट पॉइंट क्या है सर? लास्ट पॉइंट है इट एक्ट ओनली इन, इट एक्ट्स होगा, इट एक्ट्स ओनली इन न्यूक्लियर रेंज, न्यूक्लियर साइज, रेंज यस, न्यूक्लियर साइज। ठीक है। ला ठीक है, अब कंजर्वेशन लॉज क्या है, कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स, ये आपको धीरे धीरे, पहले तो बहुत सारे जानते भी हो, दो तो जानते हो, दो नहीं जानते हो, दो हम बता देंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स, कंजर्वेशन लॉज इन नेचर कह सकते हो, इन नेचर। तो पहला तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पता है क्या होती है कंजर्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोलो Energy cannot be बोलो, created, destroyed. हाँ आगे बोलो, एक लोग बोलो बेटा, कोई भी, जहीर आप बोलो। एनर्जी कैन नॉट हाँ, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। हाँ, पूरा बोलो बेटा। चलो और कौन बोलेगा, दूसरा कौन बोलेगा, बोलो, कोई और बोलेगा? चलो ये बताए, सलीम जावेद आप बताओ, सलीम आप बताओ। Energy cannot be created, cannot be destroyed, sir. हाँ ठीक है, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू Another form. अनदर फॉर्म। दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया था,
चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसको केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये दो, ठीक है। फिर लास्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये 4 लॉज हैं, ये अभी हमको और डिटेल में पढ़ना है, मतलब एक एक पढ़ते चलेंगे जैसा जैसा टाइम आएगा, और आपने 2 पहले से पढ़ के रखे हैं, ठीक है। ये भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्लास उसमें था आपका 9th में, ठीक है। तो ये 4 बेसिक कंजर्वेशन लॉज हैं जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के